बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने एवरीडे साइंस और जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें 4 क्लास से लेकर 8th क्लास तक की तमाम जनरल साइंस के लेक्चर्स हैं वो कवर किए थे। उसमें से 7 क्लास के कुछ लेक्चर्स हैं वो रिमेनिंग थे, तो अब हम इसकी सीरीज है वो स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर है जो कि प्लांट सिस्टम्स के बारे में है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से रिलेटेड ये चैप्टर कवर करेंगे। इसमें 12 चैप्टर्स हैं, इंशाल्लाह 1 बाय 1 इनको कवर करेंगे और डेली के 1 या 2 चैप्टर्स हैं वो इसमें कवर किए जाएंगे। तो प्लांट सिस्टम्स के अंदर हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम क्या होता है, शूट सिस्टम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, इन तमाम की डिटेल्स हैं वो इसके अंदर स्टडी करेंगे। प्लांट के अंदर बेटा सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 मेजर सिस्टम्स हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम के अंदर रूट्स आ जाती हैं, रूट हेयर्स आ जाते हैं, और इसके अंदर रूट्स का फंक्शंस, रूट्स की टाइप्स, ये सारी की सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। और शूट सिस्टम के अंदर ये स्टेम, पत्ते, फ्लावर, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम रूट देखते हैं, रूट का स्ट्रक्चर देखते हैं, रूट का काम देखते हैं, रूट करते क्या है। बेटा आप लोगों को पता है कि रूट का मेजर काम क्या है कि प्लांट जब हवा चलती है तो प्लांट अपनी जगह पर फिक्स्ड रहते हैं, इधर उधर नहीं मूव करते। तो वो किस वजह से, रूट प्लांट को एंकर करती है सॉइल के अंदर। सबसे पहला काम, रूट के 3 मेजर फंक्शंस होते हैं। एक तो प्लांट को एंकर करना किसी एक प्लेस के ऊपर, दूसरा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, तीसरे क्या कहते हैं, ये रूट हेयर्स, इससे रूट से जो निकलते हैं वो मैक्सिमम एरिया को कवर करते हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में फायदेमंद हो सकते हैं। अब अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखा जाए, अगर इसको कट करके रूट को देखा जाए तो रूट का स्ट्रक्चर हमें कैसा नजर आता है। सबसे मिड के अंदर ये जो रेड कलर का नजर आ रहा है ये जाइलम है, और उसके इर्द गिर्द जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है वो फ्लोएम है। तो मिड के अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है रूट के अंदर, और ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा है इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। और सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है रूट के अंदर, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो बेटा क्या होती है, एपिडर्मस होती है। और जाइलम और फ्लोएम है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड फूड वगैरह करते हैं, और इनको क्या हम कलेक्टिवली वास्कुलर बंडल्स का नाम भी देते हैं। तो ये रूट के फंक्शन लिखे हुए थे और इसका आगे स्ट्रक्चर लिखा हुआ था, तो वो हमने कर लिया। आगे आ जाते हैं जी रूट्स की टाइप्स। रूट की 2 मेजर टाइप्स होती हैं। एक बेटा कौन सी होती है, टैप रूट, और दूसरी फाइब्रस रूट्स। वैसे बड़ी क्लासेस के अंदर अगर हम पढ़ें तो टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। तो इधर थोड़ा सा डिफरेंट क्लासिफिकेशन लिखी हुई है। बड़ी क्लासेस के लिहाज से बेटा टैप रूट्स कौन सी होती हैं, जो कि प्लांट की तने से ग्रो करके नीचे की तरफ जाती हैं और ये थिक होती हैं, और उसके अलावा ये कुछ रूट्स फाइब्रस टाइप होती हैं जो कि स्टेम से ग्रो करती हैं, यानी कि वो ट्यूबुलर टाइप भी हो सकती हैं और फाइब्रस जो धागानुमा भी हो सकती हैं। उसी तरह से एडवेंटिशियस रूट्स हैं जो कि एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से निकलती हैं, और वो भी थिक हो सकती हैं, ट्यूबुलर हो सकती हैं या फाइब्रस हो सकती हैं। लेकिन इधर थोड़ी सी क्लासिफिकेशन डिफरेंट है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट कौन सी होती है, जो कि मेन रूट होती है, जिसको प्राइमरी रूट कहते हैं, जो कि प्लांट के स्टेम से डाउनवर्ड ग्रो करती है। ठीक है, ये प्राइमरी रूट कहलाती है या टैप रूट कहलाती है। इससे जो ब्रांचेस ग्रो होती हैं वो सेकेंडरी रूट कहलाती हैं, और सेकेंडरी रूट से जो ब्रांचेस ग्रो होती हैं उनको टर्शरी रूट्स का नाम दे दिया जाता है। और स्टेम से जो धागानुमा डायरेक्टली जो रूट्स निकलती हैं, जैसा कि ग्रासेस वगैरह में जो निकलती हैं, जैसा कि वीट और ग्रासेस वगैरह में जो मेन टैप रूट की तरह से नहीं निकलती, ये धागानुमा निकलती, इनको क्या कह देते हैं, फाइब्रस रूट्स का नाम दे देते हैं। इसके अलावा ये जो मैं अभी नाम ले रहा था एडवेंटिशियस रूट्स, इधर ये जो एरियल रूट्स का नाम दिया गया है, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं जो कि प्लांट के ये जो अपर पार्ट्स होते हैं जो कि जमीन से बाहर होते हैं, ब्रांचेस वगैरह से जो नीचे की तरफ स्टेम वगैरह से और ब्रांचेस वगैरह से ये जमीन की तरफ लटकी हुई ये जो रूट्स होती हैं, इनको एडवेंटिशियस रूट्स या एरियल रूट्स का नाम दे दिया जाता है। ये भी ट्यूबुलर और फाइब्रस टाइप की हो सकती हैं। ये जी थी रूट्स और उनके फंक्शंस। आगे आ जाता है जी स्टेम। शूट सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, अगेन एक एमसीक्यूज है। स्टेम होते हैं, इसमें लीव्स होते हैं, फ्लावर होते हैं और फ्रूट होते हैं। अब स्टेम है, स्टेम का मेन काम क्या होता है, प्लांट को सपोर्ट करना और चीजों की ट्रांसपोर्ट करना। प्लांट को मेजर सपोर्ट जो प्रोवाइड करता है वो स्टेम प्रोवाइड करता है, और उसके बाद
एरियल पार्ट्स को जितनों को भी जो ग्रो हुए होते हैं वो सारे के सारे इसी के ऊपर ही ग्रो हुए होते हैं। अब स्टेम की भी दो मेजर टाइप्स हैं, एक अर्बेशियस स्टेम है और दूसरे कौन से होते हैं, वुडी स्टेम। अर्बेशियस स्टेम जैसा कि ये ग्रासेस वगैरह के अंदर मौजूद होते हैं, ये आप गंदम देख लें उसके अंदर जो स्टेम है ये क्या होते हैं, अर्बेशियस स्टेम होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, ग्रासेस में और सीरियल्स वगैरह के अंदर ये पाए जाते हैं। और वुडी स्टेम जो कि स्ट्रॉन्ग स्टेम होते हैं और लकड़ी पर मुश्तमिल होते हैं, जितने भी बड़े ट्रीज हैं उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। अब रूट और शूट के स्ट्रक्चर में देखा जाए तो रूट का स्ट्रक्चर था, उसके अंदर आप देख लें कि वास्कुलर बंडल्स बिल्कुल दरमियान में थे। जब स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन काटा जाए तो इसके बिल्कुल दरमियान में क्या चीज मौजूद होती है, पिथ मौजूद होती है, जो कि चीजों को, ये पिथ क्या चीज होती है, प्रेजेंट एट द सेंटर फॉर द स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल। जितने भी वेस्ट मटेरियल, फूड मटेरियल या कोई भी चीज होती है वो दरमियान में, जब लकड़ी काटी जाती है तो दरमियान से ब्लैक होती है, ये वो जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है मिड में, वो क्या चीज कहलाती है, पिथ कहलाती है। इसके अलावा इसके अंदर जो वास्कुलर बंडल्स हैं वो बिखरी हुई फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। ये आप देख सकते हैं, अंदर वाली साइड पर जाइलम है और बाहर वाली साइड पर फ्लोएम है, और इसके बाद कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बाद एपिडर्मिस ही इसकी आउटर लेयर मौजूद होती है। इसके अंदर पिथ का इजाफा है जो कि रूट के अंदर मौजूद नहीं होता। इसके अंदर तो उसके बाद आगे आ जाती है एनुअल रिंग्स के बारे में, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, कैक्टस हैं, उनके अंदर थिक स्टेम होता है जो कि वाटर वगैरह को स्टोर करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान के अंदर जो लार्जेस्ट ट्री है वो बेनियम का ट्री है जो कि सरगोदा के अंदर मौजूद है, जिसने तकरीबन 3 एकड़ का एरिया है वो कवर किया हुआ है, और सबसे पुराना दरख्त ये कंसीडर किया जाता है जो कि सरगोदा के अंदर मौजूद है। लो जी, ये था जी रूट सिस्टम और शूट सिस्टम और उसका स्ट्रक्चर। इसके अलावा आगे अगर देखा जाए, ये जो रिंग्स हैं, ये वास्कुलर बंडल्स हैं, ये हर साल में एक एक चीज है वो ग्रो होती जाती है, एक एक रिंग है ये बनती जाती है। बड़ी क्लासेस में आप जाके पढ़ेंगे, ये इस तरह से अगर आप लकड़ी कटी हुई देखें तो उसके ऊपर ये इस तरह से रिंग्स की शक्ल में जो लकड़ियां वो नजर आएगी, तो ये प्लांट की एज बताती है। ये असल तौर पर क्या होते हैं, वास्कुलर बंडल्स यहाँ हर साल जो ग्रो करते हैं तो वो जो डेड लेयर होती है वो बनती जाती है और वो रिंग बनाती जाती है। इनको एनुअल रिंग्स का नाम दे देते होते हैं, इससे प्लांट की एज मालूम होती है। ये बड़ी क्लासेस में जब जाएंगे तो तब आप लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। आगे आ जाता है जी लीव। लीव्स क्या चीज होते हैं, लीव्स के 2 मेजर पार्ट होते हैं, एक लीव की स्टॉक होती है और एक लीव का ये जो ब्लेड है ये होता है, डंडी और उसका ब्लेड। अब जो ब्लेड है इसके अंदर भी आगे 2 पार्ट होती है, एक मिड रिब होती है और उसके बाद उसके अंदर से क्या चीज निकली हुई होती है बेटा, लीव की वेन्स निकली हुई होती हैं। ये देख लें, मेन पार्ट है लीव ब्लेड और लीव स्टॉक है, और ग्रीन पार्ट जो होता है वो लीव ब्लेड कहलाता है। और उसके बाद इसके अंदर मिड रिब होती है जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करने में हेल्प करते हैं। जितना भी लीव्स का मेजर काम क्या होता है, जितना जो भी लीव का मेजर काम है फोटोसिंथेसिस करना, जितनी भी लाइट एब्जॉर्ब होती है वो कौन करते हैं, लीव्स करते हैं। और लीव्स ही कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को भी एब्जॉर्ब करते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कहां पर होता है, लीव्स के अंदर हो रहा होता है। इसकी भी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर भी मौजूद होती है जिसको क्या कह देते हैं, लिपिड की बनी हुई लेयर मौजूद होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, और अब इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, जिस तरह से रूट और स्टेम का हम लोगों ने देखा है, तो इसके अंदर भी आप देख लें कि ये जो मिड रिब है इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होती हैं। उसके अलावा मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं, ये होते हैं जी पेलिसैड मेसोफिल सेल्स जो कि एक तरतीब के साथ अरेंज होते हैं। ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होते हैं जो कि बिखरे हुए होते हैं। ये इनके अंदर क्या चीज होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या चीज होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि रोशनी को अब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ पौधों के अंदर अपर एपिडर्मिस के अंदर जो होते हैं स्टोमेटा मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो हमारे इर्द गिर्द पौधे ज्यादातर मौजूद हैं इनके लोअर एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा मौजूद है। स्टोमेटा के इर्द गिर्द जो सेल्स मौजूद होते हैं उनको गार्ड सेल्स कहते हैं। ये वो पोर्स होते हैं जिससे ट्रांसपायरेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एब्जॉर्ब होती है प्लांट के अंदर। ये था जी लीव का स्ट्रक्चर। आगे हम देखते हैं जी ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन, जो मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, प्लांट के अंदर ये जो ट्रांसपोर्ट है ये ट्यूबुलर सिस्टम करता है, और वो ट्यूबुलर सिस्टम किस चीज पर मुश्तमिल होता है, वास्कुलर बंडल्स पर। और वास्कुलर बंडल्स में क्या चीजें होती हैं, जाइलम और फ्लोएम।
अब जाइलम क्या करता है? जाइलम का याद रखिएगा, जो जाइलम का मेजर काम होता है वो वाटर और डिजोल्व मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसकी थिक और स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती हैं। जब ये डेड हो जाता है तो ये नया हर साल बनता जाता है, एनुअल रिंग्स बनाते हैं, और जाइलम से ही मेजरली वुड है वो बनती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हिस्सा होता है। और जो फ्लोएम है वो किस चीज की ट्रांसपोर्ट करता है? पत्ते की। जाइलम है जड़ों से पत्तों की तरफ लेके जाता है, ब्रांचेस में और पत्तों की तरफ से, जबकि जो फ्लोएम है फूड क्योंकि पत्तों में बनती है और उधर से तमाम पार्ट्स प्लांट्स के अंदर जो लेके जाता है वो फ्लोएम है। फ्लोएम क्या करता है? शुगर सोल्यूशन यानी कि जो ग्लूकोज बनता है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज के अंदर, और वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर किसके जरिए? फ्लोएम के जरिए। आगे आ जाते हैं जी ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन असल तौर पर क्या होती है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। खास तौर पर लीव्स के जरिए जो वाटर वेपर्स की शक्ल में जो निकलता है पानी, उसको क्या कह देते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब ये भी 3 तरह की होती है। ये आगे इनकी जो टाइप्स हैं वो आप बाद में देख सकते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो अब ट्रांसपायरेशन की वजह से ही पानी ऊपर प्लांट्स के अंदर, आप ये देखें वो किस तरह से पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है, ये अब हम लोग देखते हैं। आप फर्ज करें पानी ना एक कॉलम की शक्ल में ऊपर आता है, ये याद रखिएगा, पानी हमेशा एक कॉलम की शक्ल में ऊपर मूव कर रहा होता है। सेल्स एक दूसरे के साथ कोहेजन करके एक दूसरे के साथ ऊपर आ रहे होते हैं। अब वो वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरह से एक लाइन में जुड़े हुए होते हैं, इस तरह से जाड़ता। जैसे यहां से पानी ऊपर निकलेगा बुखारात की शक्ल में, तो वो नीचे वाले पानी को खींचेगा, वो उससे नीचे वाले पानी को खींचेगा, वो उससे नीचे, तो एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी पत्तों से रूट्स तक। तो उस टेंशन की वजह से पानी नीचे से ऊपर की तरफ पुल अप होता जाता है। इसको क्या कह देते हैं? क्योंकि वो ट्रांसपायरेशन की वजह से वो पुल क्रिएट हुआ है, इस वजह से उसको क्या कह देते हैं हम लोग? ट्रांसपायरेशन पुल का नाम दे देते हैं, जिसकी वजह से वाटर और मिनरल्स हैं जमीन से ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं। व्हेन द वाटर लॉस इज मोर देन द वाटर इनटेक इट विल, प्लांट क्या हो जाता है? विल्ट हो जाता है। सनी डे के अंदर, हॉट डे के अंदर जो प्लांट है विल्ट हो जाता है जब ज्यादा पानी जो लॉस हो जाए। लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, ये सारे के सारे ट्रांसपायरेशन के रेट को इफेक्ट कर रहे होते हैं। आगे लास्ट पोर्शन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है। फोटोसिंथेसिस क्या चीज होता है? ऐसा प्रोसेस, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ फूड, जो रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और यही इसी वजह से प्लांट को ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है? ये हवा से मिलती है। सूरज की रोशनी सूरज से मिल गई, पानी जड़ों से आ गया, ये सारे मिले, सूरज की रोशनी में रिएक्शन हुआ, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना, और यही वो ऑक्सीजन होती है जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट रिलीज कर रहे होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस से ही प्रोड्यूस हो रही होती है, और यही फिर ऑक्सीजन होती है जो कि आगे रेस्पिरेशन के अंदर यूज भी होती है। अब लीव्स को बेस्ट फोटोसिंथेसिस साइट क्यों कहा जाता है? ये एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीव्स की क्योंकि ब्रॉड शेप होती है और ये सनलाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इस वजह से बेस्ट साइट्स हैं। इनकी जो लेयर है वो बहुत थिन होती है, लार्ज एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं, स्टोमेटा बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं, वेन्स सप्लाई के लिए वो बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं, एपिडर्मिस है वो लाइट की एंट्री को अलाउ करती है, वैक्सी क्यूटिकल होती है कि जो कि स्लो वाटर लॉस करवाती है, और लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जिस वजह से प्लांट्स एक बेस्ट साइट है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। आगे मिनरल्स वगैरह भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं जड़ों से तो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। जैसा कि ये एक एमसीक्यूज है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम किसके अंदर मौजूद होता है? क्लोरोफिल के अंदर मौजूद होता है, जो कि प्लांट को लाइट को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है, क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो प्लांट के ग्रो नहीं करेगा। इसी तरह से नाइट्रेट्स वगैरह प्लांट्स में मौजूद होते हैं, वो को चाहिए होते हैं इसकी प्लांट के न्यू सेल्स और टिश्यूज बनाने के लिए। आगे आ जाती है जी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ये रिवर्स है फोटोसिंथेसिस का।
इसके अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज बना वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है और उससे क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। और यही एनर्जी वो होती है जो कि जिंदा सेल्स हैं यूज करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन सिर्फ प्लांट्स में ही नहीं होती, ये तमाम दुनिया के जो जिंदा सेल्स होते हैं उन सब के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। बेसिक डिफरेंस देखते हैं प्लांट्स और ये सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के अंदर। रेस्पिरेशन तमाम लिविंग सेल्स में होती है, ये सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन 24 घंटे चलती है, ये सिर्फ सूरज की रोशनी में चलता है फोटोसिंथेसिस। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है मेजरली रेस्पिरेशन के अंदर, इसमें क्लोरोप्लास्ट मेजरली इन्वॉल्व होता है। इसके रिएक्टेंट ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, इसके रिएक्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इसके प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इसके ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक दूसरे के रिवर्स है। ये इसमें एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के अंदर, जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब रात के टाइम दरख्तों में क्या होता है, रात के टाइम दरख्तों के नीचे कहते हैं क्यों नहीं सोना चाहिए, घुटन क्यों फील होती है, क्योंकि रात के टाइम पौधे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है। इस वजह से रात के टाइम ऑक्सीजन कम होती है और जो दूसरी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से घुटन हमें महसूस होती है। द रूट सिस्टम विच गेट द वाटर फ्रॉम द डीप अंडरग्राउंड सोर्सेज, जो डीप अंडरग्राउंड जो फाइब्रस रूट्स हैं वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई होती हैं, रूट हेयर्स उनके ऊपर मौजूद होते हैं बहुत ज्यादा। जो फाइब्रस रूट्स हैं वो ज्यादा अंडरग्राउंड सोर्सेज से चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए इन्वॉल्व होती है, मिनरल्स वगैरह को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड के लिए फ्लोएम इन्वॉल्व होता है, मिनरल्स और वाटर के लिए जाइलम इन्वॉल्व होता है। वास्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, दे आर मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। आमना ने प्लांट ग्रो किए हैं टेरेस पर, लेकिन वो उसको लाइट भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहे। इसका क्या मतलब है, प्लांट के अंदर किस चीज की जरूरत है, वो कहते हैं कि किस चीज की आप सजेशन देंगे, प्लांट क्यों नहीं ग्रो कर रहे, क्यों उसके अंदर फर्टिलाइजर यानी मिनरल की जरूरत है, फर्टिलाइजर ऐड करेगी तो उसके प्लांट की ग्रोथ है वो बेहतर हो जाएगी। इफ द वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट become less than the stomata are closed at the daytime, this protect the plant from wilting, so wilt होने से ये प्लांट को मुरझाने से बचाते हैं। the protective layer around the parts of the plant, ये protective layer जो होती है वो एपिडर्मिस होती है। if the concentration of carbon dioxide increases in the air during the daytime, the process of photosynthesis will increase। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ाते जाएंगे तो एक लिमिट तक फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज होता जाएगा। Plants perform the cellular respiration all the time. The purpose of the respiration in the plant is to maintain the healthy growth. क्योंकि plants सेलुलर रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होने की वजह से, वैसे तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है अगर बड़े लेवल पर देखे जाए, लेकिन इधर बेस्ट ऑप्शन हम चूज करेंगे तो मेंटेन द हेल्दी ग्रोथ। इफ यू स्टे अंडर द ट्री एट द नाइट यू विल फील द डिजीनेस ड्यू टू लेस low level of oxygen and a high level of carbon dioxide. Which one of the following is the correct equation for the cellular respiration? Cellular respiration के लिए सबसे बेस्ट कौन सी इक्वेशन है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, साइन ऑफ एरो आगे कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो ये जी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चार्ली ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट आएगा। चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर और उसके अंदर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।